मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक हो। तो हम लोग बेसिकली थीम 6 डिस्कस कर रहे थे और उसका जो है ये थर्ड वीडियो है और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज वाले इशू को समझना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक डिबेट सोसाइटी में बहुत बड़ा चल रहा था और ये चल रहा था कि भाई हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो या इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हो। तो कहीं ना कहीं 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के बाद 14 सितंबर को 1949 में आर्टिकल 343 पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये बात बोली जाती है कि कहीं ना कहीं जो हिंदी है वो बेसिकली जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है उसके साथ साथ इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज कंट्री की बनी रहेगी। आर्टिकल 351 के तहत ये बात भी साथ में बोली गई कि कहीं ना कहीं जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको पावर दी जाती है कि वो डायरेक्टिव्स इशू करेगी हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। फिर हमने देखा कि 1960 में एक तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट क्रिएट करते हैं, ट्रांसलेशन ऑर्डर करते हैं, लॉज का ट्रांसलेशन ऑर्डर करते हैं। साथ में एक चीज़ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हिंदी को बेसिकली 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी 22 लैंग्वेजेस के साथ रखा गया है। तो कहीं ना कहीं हिंदी को एक लैंग्वेज हमने वैसी भी डिज़ाइन करके रखी कि अलॉन्ग विद अदर लैंग्वेजेस इट विल कंट्रीब्यूट टू नेशनल यूनिटी। पर प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों की प्रॉब्लम यही थी कि 1965 में रिव्यू होना था। अब रिव्यू होने के टाइम पे सबसे बड़ा डिबेट ये चल रहा था कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, उनके अंदर एक तरीके से आशंका थी कि भाई अभी जो ये बात हो रही है एक तरीके से कंटिन्यूएशन की कहीं ना कहीं ऑफिशियल लैंग्वेज वाली, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज में कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदी के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो बड़े अग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो इस केस में रिप्रेजेंटेशंस दिए गए पार्लियामेंट में, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशंस दिए गए नेहरू को, पार्लियामेंट के तहत प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे। तो हर जगह पर जो चर्चा हुई वो एक ही पॉइंट पे चर्चा हुई और वो ये हुई कि भाई हमें करना क्या चाहिए। उस स्थिति में ये हुआ कि जब नेहरू के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज आया तो उस समय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर एक एक्ट पास किया और उस एक्ट का नाम था ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट और ये पास होता है 1963 में। तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है दोस्तों 1963 में एक तरीके से पास होता है। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोली जाती है। इसमें ये चीज़ बोली जाती है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटिन्यूड रहेंगे और कहीं ना कहीं 1965 तक का जो अभी तक प्रोविज़न था वो प्रोविज़न को ड्रॉप कर दिया जाता है और ये बोला जाता है कि एक इनडेफिनेट पीरियड तक जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश एंड हिंदी विल कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि उस समय जब हम एक तरीके से नेशन को एकजुट कर रहे हैं, नेशन को एक तरीके से यूनाइट कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश को लेके एक तरीके से बैरियर्स बन जाए कंट्री में। और क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आप जैसे जानते ही हैं कि थी उस समय रिलीजियस डाइवर्सिटी के साथ साथ, तो हमें उस रिलीजियस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट भी करना था। तो आप एक चीज़ को ये समझिए कि जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में ये बात की गई, इसके बाद 1965 में जब हम लोग पहुँचे, जब रिव्यू हुआ, तब रिव्यू होने के समय हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं था क्योंकि उस समय जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 आ चुका था उसने ये बात ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली थी कि भाई हम लोग एक वर्चुअली एक पॉलिसी ऐसी अपनाएंगे विच विल बी कॉल्ड एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी और इंडिफाइनाइट पॉलिसी आई वुड से रादर ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। तो जो कहीं ना कहीं 1965 में जब ये रिव्यू हुआ तो एक रिव्यू के दौरान ये पॉइंट बार बार बोला गया कि देखिए भाई इंग्लिश हिंदी को हम लोग अभी एक टाइमलाइन देके, जैसे हमने पहले किया था कि भाई 65 में हम लोग हटा देंगे, ये कर देंगे, वो चेंजेस की पॉलिसी को ड्रॉप कर दिया। तो अब एक इनडेफिनेट एक्सटेंशन एक टाइप का दे दिया और एक इनडेफिनेटली हमने ये पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग कहीं ना कहीं बाइलिंगुअलिज्म दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी को एक तरीके से एक्सेप्ट करके चलेंगे पैरेलली। तो हम हिंदी स्पीकर्स को ये राइट नहीं देंगे डिसाइड करने का कि भाई कब इंग्लिश आनी चाहिए या कब नहीं आनी चाहिए और कब तक हिंदी चलनी चाहिए, और ना ही ये लीवरेज जो है इंग्लिश स्पीकर्स को दे देना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि भाई हिंदी आनी ही नहीं चाहिए और सिर्फ इंग्लिश चलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो ये इनडेफिनेट पॉलिसी ऑफ बाइलिंगुअलिज्म की बात होती है, तो इस इनडेफिनेट पॉलिसी ऑफ बाइलिंगुअलिज्म में हम लोग दोबारा यही चीज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मध्य मार्ग, मध्य मिडल पाथ अडॉप्ट किया गया और वो मिडल पाथ बेसिकली ये था कि कहीं ना कहीं जो है इंग्लिश और हिंदी को हम लोगों ने एक तरीके से कंटिन्यूड रखा। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ तो हमने उस समय कर ली, इसके बाद हम लोगों ने एक विजुअलाइज़ किया एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब ये 3 लैंग्वेज फार्मूला में भी एक सिंपल सी बात ये बात बोली गई कि भाई जो नॉन हिंदी एरियाज़ हैं उन नॉन हिंदी एरियाज़ को इंग्लिश तो जाननी है क्योंकि उनका एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इंग्लिश है जो एक नेशनल लेवल पे बात करेंगे। दूसरा, उनको हिंदी लैंग्वेज सीखनी है
क्योंकि एक नेशनल यूनिटी के लिए जो नेशनल लैंग्वेज अपने पास एक लार्जर लॉन्ग रन में होनी चाहिए वो जाननी ज़रूरी है। और तीसरा, हर एरिया की अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेज होती है। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला एक तरीके से अडॉप्ट किया गया और ये बात बोली गई कि देखिए आप हिंदी को सीखिए, इंग्लिश तो जानते ही जानते हैं और साथ में वर्नैकुलर को भी अपने स्ट्रेंथन कीजिए, ताकि आपके वर्नैकुलर से आपका कल्चर एसोसिएटेड रहे और आप कल्चरली अलाइनेटेड ना फील करें। आप इंग्लिश सीखें तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लैंग्वेज भी सीखें, और अगर आप हिंदी भी सीखें तो कहीं ना कहीं एक नेशनल यूनिटी के लिए एक नेशनल लैंग्वेज भी सीखें। पर ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई इंडिया के पास अभी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। वी कैन नॉट से कि हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज टुडे, दैट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में होगी। कई लोगों को लगता है 75 साल तो हो गए, अब कब होगी। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, लैंग्वेज एक बड़ा इमोटिव इशू है, और लैंग्वेज सीखने में, नर्चर करने में, उसको अब्जॉर्ब करने में और एक नेशनल फीलिंग लाने में कि हम लोग लैंग्वेज से ऊपर हैं, ये एक वर्क इन कंटिन्यूएशन और वर्क इन प्रोग्रेस है। वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू गिव इट मोर टाइम। ठीक है, 75 साल हो गए, पर ऐसा नहीं है कि 75 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। आज की डेट में बहुत सारे साउथ इंडियंस हैं जो बड़े फ्लुएंट हिंदी में बात करते हैं, तो आज की डेट में ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। बट हाँ, अभी भी और काम बाकी है और ये काम जारी रहेगा। तो जैसा कि नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में हमने ये बात बोली कि भाई दे विल लर्न नॉट ओनली देयर वर्नैकुलर लैंग्वेज, दे विल लर्न इंग्लिश, बट एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो लर्न हिंदी। A similar idea in the 3 language formula was presented even for the Hindi speaking areas, where it was argued that the Hindi speaking areas will not only learn Hindi, they will learn English and they will also learn the another vernacular language. तो हमने ये थॉट प्रोसेस अपनाया दोस्तों कि अगर एक इस तरीके की थिंकिंग को हम पूरे कंट्री में नर्चर करते हैं, इनडेफिनेटली बाइलिंगुअलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बाइलिंगुअलिज्म को इनडेफिनेटली एक्सटेंड करने से कम एक कुशन मिल जाएगा, एक लीवरेज मिल जाएगा। अब कई बुक्स में मैंने देखा कि खास करके जो एक तरीके से वेस्टर्न राइटर्स हैं, उन्होंने जो ये इंडेफिनिट पॉलिसी ऑफ बाइलिंगुअलिज्म है इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि देखो कैसा वीक सा नेशन है, एक कंसेंसस नहीं बना पा रहे लैंग्वेज को लेके। देखो यार, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनको ये चीज़ समझनी है कि इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ वेरी लिंग्विस्टिकली डाइवर्स। हमारे यहाँ पर यार हिंदी भाषा का अगर हम बात करें तो हिंदी लैंग्वेज का डायलेक्ट ही हर 100-150 किलोमीटर में बदल जाता है। भाई बुंदेलखंड की हिंदी और एक तरीके से मान लीजिए ईस्टर्न यूपी की हिंदी और बिहार में जो बोली जाती है हिंदी, उसका डायलेक्ट ही हर जगह अलग है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो ये बात बोलना कि भाई हम लोग एक कंसेंसस नहीं बना पाए, तो देखो जिन लोगों को जीवन में परमानेंटली इरिटेटेड रहना है वो तो परमानेंटली इरिटेटेड रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक डाइवर्स कंट्री में हमें सारे एलिमेंट्स को साथ लेके चलना है, और इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग बहुत अच्छे से साथ लेके चल पा रहे हैं। और इनफैक्ट जब से ये 3 लैंग्वेज फार्मूला हम लोगों ने अपनाया है, जब से हम लोगों ने इनडेफिनेटली एक पॉलिसी ऑफ बाइलिंगुअलिज्म को एक्सेप्ट किया है, तब से हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है दोस्तों कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज हैज़ ओनली एक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ कंसोलिडेशन। हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से लैंग्वेज जो एक फॉल्ट लाइन हमारे कंट्री में बन सकती थी, जिसको हमारा एडवर्सरी एक्सप्लॉइट कर सकता था, वो नहीं हुआ। तो इस नज़रिए से एक चीज़ तय है कि हम लोग एक तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, एंड लैंग्वेज एज एन इशू डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। सो आई होप ये जो 3 वीडियोज़ का सेट था नंबर 1, इसके तहत आपको ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई होगी। और इसी अब लिंग्विस्टिक चीज़ को अब हम लोग अपने डिस्कशन को थीम 6 के अंडर अब हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।